Good morning, everyone. My name is Devansh Vashisht. I'm studying in Triple IT Sri City, and my branch is CSE. The topic we're going to start is units and measurement. ठीक, तो हम लोग आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन हमको क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0691। ठीक है, अब जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही होगी ना, तो सबसे पहली चीज अपन को मेन कुछ वो होती है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है फिगर है या नहीं है। पहली क्या है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे ना, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे अपन। तो देखो, 6 और 9 जो है ये नॉन जीरो है, तो ये क्या होंगे? ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब एक और पॉइंट क्या है? एक और पॉइंट है कि जितने भी अपने गलते जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स होंगे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है अपना कि जो ये मेरा है, ये 0.0, ये वाले जो दो जीरोस हैं, ये मेरे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें, जो जितने भी जीरोस है अपने, ये मैं लिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ कि जितने भी जीरोस हमारे राइट में है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, मतलब फिर नॉन जीरो नंबर्स के, वो मेरे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि मेरे यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन से होंगे? 6 होगा, 9 होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि लेफ्ट में आ रहे हैं। और ये वाले दोनों जीरोस होंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स, क्यों? क्योंकि ये मेरे राइट में आ रहे हैं, ये वाले जो थे वो लेफ्ट में आ रहे थे। इसलिए जो मेरे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इस वाले उसमें कितने होंगे? वो मेन तो जो है ना, हमको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये वाले क्वेश्चन में एक अपन को पॉइंट की नीड नहीं पड़ी थी, बट एक और पॉइंट होता है कि कहते हैं जितने भी जीरोस इन बिटवीन सिग्निफिकेंट नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि समझ लो मेरे को ऐसे दिया हुआ है, तो अपन अब बात करेंगे 2.2 पे। 2.2 पे क्या दिया गया है कि मेरे को तीन नंबर्स दिए गए हैं और मेरे को पूछा है कि इनका अपन को सम निकालना है। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसका पहले अपन सम निकाल लेते हैं। 0.2 और 0.301 अपन को ये दिया गया। ठीक है, और अपन को अब इसका क्या निकालना है? अपन को इसका निकालना है सम। तो इसका सम निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, 8 यहाँ पे 3, 1 कैरी हुआ 6, 6। ठीक है, तो अपने पास सम क्या आ रहा है? 663.821। अगर अपन को नॉर्मल एडिशन कहा गया होता तो अपना आंसर क्या आता? अपना आंसर आता 663.821। बट यहाँ पे अपन को क्या गया है? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना है। मतलब हमारे इसका मतलब क्या है कि हमको जब भी एडिशन दिया गया है तो हमें क्या करना है कि सबसे कम जितने वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये वाले में देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? टोटल कितने? 3, 3, 0 और 1। इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 और 2। इसमें कितने? 5। देखो ना, 4, 3, 6, 3 और 2, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 4 हैं, इसमें देखो बीच में आ रहे हैं, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा 0। तो टोटल इसमें 3 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने अपने पास? 3। तो मतलब जो मेरा आउटपुट आ रहा है, मतलब जो मेरा आंसर आ रहा है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 3। बट इसमें है कितने अभी? 6। तो मैं अब इसमें क्या करूंगा? मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन करूंगा। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा, तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मेरे को टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? टोटल मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए 3। तो इसका अपन जब आउटपुट लिखेंगे तो इसको अप्रोक्स करके कितना कर देंगे? 664। अब 664 क्यों लिखा? हमने 663 क्यों नहीं रहने दी? 664 क्यों किया? ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 663.8 है। अगर ये 663.5 से नीचे होता तो मैं इसको 663 रहने देता, बट ये 663.8 है, मतलब 5 से ऊपर है, इसलिए मैंने क्या किया? इसको इंक्रीज कर दिया एक नंबर से। इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा? 664। ठीक है, ये समझ पड़ा होगा, एकदम इजी था ये भी। अब अपन बात करेंगे 2.3 पे। अपन को क्या दिया गया है? अपन को मास दिया गया है 4.237 और अपन को वॉल्यूम क्या दी गई है? 2.5। ठीक है, और अपन को पूछा गया है, अपन को क्वेश्चन में पूछा गया द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन द करेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो डेंसिटी क्या होती है अपनी? डेंसिटी होती है अपनी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
और मास कितना है अपना 4.237 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन को वही वाली चीज याद रखनी है। अपने को क्या याद रखनी है कि अपना जो सिग्निफिकेंट मतलब जो हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ से अपने पास आंसर आएगा 1.6948। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे। बट अपन को क्या देखना है कि यहाँ पे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? जब हम लोग इनपुट में क्या देख रहे हैं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो मतलब मेरे को मिनिमम सिग्निफिकेंट देखने थे, इसमें कितने 2। तो मतलब जो मेरा आउटपुट आना चाहिए उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। है कितने 5। तो मैं क्या करूंगा अप्रॉक्स करूंगा। अब मैं इसको 2 तक अप्रॉक्स करूंगा तो मेरे को क्या देखना है कि मतलब ये दोनों ही नंबर होने चाहिए, एक ये और एक ये। तो मतलब ये वाला सारा पार्ट अपना वो होगा, कट होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग अप्रॉक्स करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बताओ 1.6 करेंगे या फिर 1.7। इसको कैसे सोचोगे? ये देखो जो हमारा 1.69 है, अगर ये 5 से नीचे होता तो मैं क्या करता 1.6, बट ये 5 से ऊपर थे तो हमने क्या किया 1.7। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट। होप इतना समझ आया होगा तुमको। अब अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन मेरे को दिया गया है 2.4। अभी अपने अप्रोक्सीमेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अपन को दिया गया है कि कहते हैं दो नंबर्स है 2.745 एंड 2.735 और इसको अपन राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, अपने पास कहते हैं अलग अलग रूल्स हैं। पहले अपन एक बार रूल डिस्कस कर लेते हैं। एक रूल अपन लोग क्या कहता है कि समझ लो अगर मेरे को नंबर दिया होता 2.746 और मेरे को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से निकालना होता, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके आगे का अपन को नहीं चाहिए, ठीक है ना, अपन को अप्रॉक्स करना है, ऐसा करके राउंड ऑफ करना है। तो अगर ये जो मेरा ये वाला नंबर है, अगर ये वाला नंबर मेरा 5 से बड़ा है तो मेरा यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा। मतलब अगर समझ लो 5 से बड़ा है अभी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा अप्रॉक्स करने का या फिर राउंड ऑफ करने का 2.75। ये देखो ये 5 से बड़ा है इसलिए। यही अगर मेरे पास एग्जाम्पल होता 2.743 मान लो। अब ये देखो ये जो नंबर है ये तो तीन सिग्निफिकेंट अपन को चाहिए। अब ये वाला अगर अपन देखें तो ये मेरा 5 से नीचे है। अगर ये 5 से नीचे तो हम लोग क्या रहने देंगे, सेम रहने देंगे। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2.74। अब अपना जो मेन बात अटकती है वो कहाँ पे अटकती है कि समझ लो अगर मैं किसी ने दे दिया 2.745, अब क्या करोगे? अब तो ना ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो, तो बीच का आ गया। तो इसमें अपने पास अब दो रूल्स है, ठीक है। दो रूल्स क्या है कि समझ लो अगर मेरे पास 5 आ गया तो अब मैं ये पहले का तीन नंबर चेक करूंगा। अगर ये मेरा 2.74 जो है, अगर ये इवन है, ठीक है, अगर ये जो मेरा चलते हैं नंबर है वो इवन है, तो जो मेरा डिजिट है वो अनचेंज रहेगा। क्या मतलब है इसका कि समझ लो ये 2.74 इवन है तो जो मेरा आंसर होगा वो भी कितना होगा 2.74। यही अगर अपने पास होता 2.735 तो ये नंबर क्या है, ये अपना ऑड है। अगर ये अपना ऑड होता है तो अपना रेज हो जाएगा, मतलब अपन को क्या करना है इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं 2.7। इतना बड़ा सब कुछ समझ। अभी देखो अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अपन क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर्स 2.745 एंड 2.735 को अपन को राउंड ऑफ करना है। मतलब यही दो नंबर है जिसका अपन ने करके देख लिया। इसमें अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में तो इवन ही है 2.74। देखो अपन को यहाँ पे 5 आया तो अपन इसके पहले का सारा नंबर देखेंगे कि ये इवन है या नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अपन को पता है ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो सेम रहेगा। पर अगर ये ऑड है, मतलब ये 2.73 है, अगर ये ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके एक ऊपर वाला नंबर ले आते हैं, मतलब इसमें +1 करते हैं, तो इससे पहले वाले तो कितना हो जाएगा 2.74। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.74 और 2.7। आई होप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब अगला अपना क्वेश्चन क्या है 2.5। अपन को लेंथ दी गई है 16.2 और अपन को ब्रेथ कितनी दी गई है, अपन को ब्रेथ दी गई है 10.1, ठीक है। और अपन को पूछा है एरिया ऑफ शीट कितना हो। तो अपन को क्या पता है कि अपने पास पहले तो एरर कितना लेंथ, लेंथ में अपना एरर है 0.1 और ब्रेथ में एरर कितना है 0.1। यह एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है।
अपन को पूछा गया है कि एरिया ऑफ शीट कितनी होगी और अपन को उसमें एरर भी साथ में बताना है। तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर मेरे को एरर निकालना है एरिया में कितना होगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और ये हमने फॉर्मूला कैसे निकाला है, ये हमको था कि एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उससे मैं ये लिख सकता था। इतना सबको पता है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पहले मेरे को यहाँ से अगर, अब मेरे को एरर निकालना है मेन को, यहाँ से मेरे को ये पार्ट निकालना है। ये पार्ट में कैसे निकालते हैं, ये वाला नहीं, मेरे को निकालना है ये। तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा ए इंटू एल प्लस पी बाई डी, इस पे एरर ऑफ पी बाई डी। अब मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पे ए की नीड पड़ेगी और मेरा ए क्या है, ए मेरा है लेंथ इंटू ब्रेथ। और मेरे को लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ ब्रेथ मेरे को दी गई है 16.2 और 10.1। ठीक है, इतना अपन को पता है। अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आएगा वो कितना है, 163.62। ठीक है, ये सब तुम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, ऐसे खुद मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब मेरे को पूछा गया है कि मेरे का एरर कितना है। देखो ये तो अपना एक पार्ट का आंसर है, कितने पार्ट का। अब एरर भी तो पूछा मेरे को, एरर निकालने के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एकदम इजी से काम रहेगा, बस वैल्यू पुट करनी है। अपन मुझे बताइए कितना है एरर ऑफ एल, कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय एल कितना है 16.2। एक्सक्यूज मी, और अपन को ब्रेथ कितनी दी गई, एरर कितना ब्रेथ में 0.1 और मेरे को ब्रेथ कितनी दी गई है 10.1। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मेरे को 163.62, यहाँ से 1.01 प्लस 1.62 डिवाइडेड बाय 163.62, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से ये और ये कट गया, अब इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा 2.63। तो मेरा एरर कितना आया, और एक तो क्या है कि मेरे को इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो जब मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूंगा तो मैं, देखो अपना जो एरर था वो 0.1 था, तो मेरे को उसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, मतलब मेरे को एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा। और मेरे को बताया मेरे को जस्ट हाँ, अगर मेरे को इसको एक ही सिग्निफिकेंट फॉर्म में लाना है तो मतलब मेरे को ये यहाँ से अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ेगा। और ये मेरे को क्या पता है, ये मेरा 5 से बड़ा है। अगर ये मेरा 5 से बड़ा है तो इसमें हम लोग 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो मेरा आंसर क्या है 163.62 प्लस 3। हमने इसको एक में क्यों नहीं करा, मतलब कि हमने इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों रहने दिए, मतलब क्यों नहीं रहने दिए, एक ही क्यों रहने दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग जब ऊपर से कैलकुलेट करके आ रहे थे तो जो ये मेरा था, ये वाला पार्ट और ये वाला था, इसमें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, मतलब इस जो नंबर थे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, एक और एक। उससे जो मेरा आउटपुट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक। तो क्या होगा 3। कितना बड़ा सबको समझ, तो ये आ गया मेरा आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है guys, ठीक है। अब मेरे को पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following pairs of physical quantities does not have a same dimensional formula। ठीक है, 2.6। हाँ, चलो अपन अभी क्वेश्चन देखते हैं। अपन को पहला पार्ट क्या गया, अपन को पहले पूछा कि चलते हैं कौन से पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अपन को क्या देखना, वर्क। वर्क क्या होता है मेरा, फोर्स इंटू डीएक्स। अपन को पता है डीएक्स का मैं क्या होगा, एल होगा, और फोर्स मेरा क्या होगा, अपन अच्छे से लिख लेते हैं। चलो जब हम लोग फोर्स लिखेंगे तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एल टी ऑफ -2, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। और इंटू एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वेयर टी ऑफ -2। कितना बड़ा सबको समझ, ये आ गया मेरे पास वर्क। अब मेरे को पूछा गया इम्पल्स, नहीं सॉरी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है मेरा, टॉर्क होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्टेंस।
मेरे को पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस बोला है, तो मेरे पास सेम ही चीज आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही था, फोर्स इंटू एक डिस्टेंस वाली वो। तो जब मैं इसको भी लिखूंगा तो इसमें क्या आएगा, टू एल टी ऑफ माइनस टू इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से पास क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वेयर टी ऑफ माइनस, कितना पड़ गया सबको समझ गया। तो मतलब ये क्या है, ये दोनों मेरी चीजें सेम है, मतलब मेरा पहला पार्ट आंसर नहीं है। अब हम लोग बी में जाएंगे, हमको क्या गया, बी में बोला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अपन को पता है एम पी आर, मोमेंटम एम वी आर होता है। एम कितना है, इंटू वी एल टी ऑफ माइनस वन, और आर, आर होगा मेरा एल। तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वेयर टी ऑफ माइनस वन। ठीक है, कितना सा इसको पड़ा, सबको समझ पड़ गया। अपन को एक और चीज पूछिए इसमें कि इसमें प्लैंक कांस्टेंट क्या है। प्लैंक कांस्टेंट का वो क्या है, अपन को पता है कि एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, एच इज इक्वल टू ई, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ई बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, टी इनवर्स वन बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती थी मेरी। तो यहाँ से जब एनर्जी को लिखूंगा मैं, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस, और यहाँ से जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो टी ऑफ माइनस वन। तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस वन। तो ये दोनों भी अपने सेम, तो अपना ये भी आंसर नहीं। अगला अपन को क्या दिया गया, अगला अपन को दिया गया टेंशन और सरफेस टेंशन पार्ट को, सी पार्ट में अपन को है टेंशन। टेंशन क्या होता है, फोर्स। टेंशन एक काइंड ऑफ फोर्स ही है। तो टेंशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेंशन को लिख सकता हूँ मैं एम इंटू एल टी ऑफ माइनस टू। ठीक है, और सरफेस टेंशन को क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सरफेस टेंशन होगा मेरा फोर्स अपॉन लेंथ। इतना क्लियर है सबको, फोर्स अपॉन लेंथ होगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एम इंटू एल टी ऑफ माइनस टू, ये अपने ऊपर अभी निकाला था, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, एम एल जीरो टी ऑफ माइनस टू। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि टेंशन और जो सरफेस टेंशन है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा सी पार्ट। तो फिर भी मैं एक बार डी पार्ट करके दिखा देता तो मैं कैसे करता। ठीक है, डी में अपन को क्या दिया गया, इम्पल्स और मोमेंटम में निकालना। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स अपना क्या होता है, इम्पल्स होता है एफ इंटू टी। ठीक है, तो एफ कितना है अपना, एम एल टी ऑफ माइनस टू, ये तो पता है, इंटू टाइम। यहाँ से पास क्या आ जाएगा इम्पल्स का, इम्पल्स आ जाएगा एम एल टी ऑफ माइनस वन। और अपन को दिया गया मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी ऑफ माइनस वन। यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, ये और ये सेम, इसलिए अपना आंसर क्या गया था, आंसर तो अपन को पता था सी। ठीक है, ये भी हो गया अपना, एकदम इजी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, स्टेप्स जो है उसको फॉलो करा कर और बेसिक्स को पकड़ के। ठीक है, 2.7 अपन को दिया गया है कि मेजर of two quantities along the precision of respective measuring instrument is, ए दिया गया अपन को 2.5 प्लस माइनस 0.5, और बी कितना दिया गया, बी अपन को दिया गया 0.10 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, अपन को बोला गया कि ए बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू अपन पहले तो ये वाला निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स को बाद में निकालें। ठीक है, पहले अपन ए बी की नॉर्मली वैल्यू निकालें।
ए बी की नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है? 2.5 इंटू 0.10। यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0.25 आ गया। और मैं इस समझ लो इस वैल्यू को कह रहा हूँ मैं z। तो z की वैल्यू क्या है? 0.25। इतना सब कुछ समझ पड़ा। अब अगर मेरे को निकालना है डेल z बाई z इजिकल टू क्या होगा मेरा? डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, यही होगा अपना। तो यहाँ से जब हम लोग z को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? z इंटू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू पता है अपन को 0.25, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। डेल ए कितना है अपने पास? 0.5, मतलब एरर कितना था? 0.5। ए कितना है? 2.5 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। इतना बड़ा सा तो समझ। तो यहाँ से हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको जो सॉल्व करते हैं आंसर आएगा 0.25 0.2 प्लस 0.1। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 0.075। ठीक है। बट यहाँ पे अपन को एक और चीज क्या देखनी है, अपन ने आंसर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आंसर कह देंगे। बट ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर हमारे नॉर्मली हम लोग जब देखें तो अपना आंसर क्या आ जा रहा था? अपना आंसर आ रहा था 0.25 प्लस माइनस 0.075। ठीक है। बट ये अपना देखो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो अपन को लगेगा अपन ने गलत कर दिया। अपन ने गलत नहीं करा है, अपन ने सिर्फ एक चीज जो ध्यान नहीं रखी होगी, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? एक। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? दो। तो अपनी मिनिमम सिग्निफिकेंस कितनी है नीचे? यहाँ पे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी दो। ठीक है। तो हम लोग जब इसको दो उसमें वो करेंगे, चेंज करेंगे, तो अपने यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है एक और यहाँ पे दो, तो अपनी जो सबसे मिनिमम होगी वो कितनी है? एक। तो मतलब मेरे पास चलते इसको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमको राउंड ऑफ करना है एक पे। तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस माइनस 0.0। अब ये देखो ये 5 है। ठीक है। अपन को इसको चेंज करना है। अब ये 5 है तो हम लोग क्या करते थे? चेक करते थे कि ये ऑड है या फिर इवन है। यही करते थे अपन। और अपन को पता ही ये अपना ऑड है, तो ये अगर ऑड है तो इसको हम लोग एक बढ़ा देते थे, इवन बना देते थे, तो अपना आंसर आ जाएगा ये। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरा ये। ये चीज याद रखना गाइस, अपन को सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना। अगर मेरा यहाँ पे अपन का एक आ रहा है तो अपन को उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन को दिया गया है a इज इक्वल टू 1.0 प्लस 0.2 और b अपन को दिया गया है 2.0 प्लस माइनस 0.2। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? अपन को निकालना है z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू। तो अपन पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू, ये कितना है? ये आ जाएगा अपना 1.41। और अपन को पता है यहाँ पे अपन को 2.0 और 1.0 दिया गया है ना। यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी दो हैं। तो इसमें अपनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें अपनी सिग्निफिकेंट फिगर है नीचे दो, तो मतलब 1.4। यहाँ पे 1 है, ये 5 से कम है, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरर की। ये तो अपना आ गया जो मेन पार्ट है पहले का। ये देखो मतलब अपना बी पार्ट तो वैसे ही गलत ही होगा। हाँ। अपन हम बात करें अपन को ए सी और डी के बारे में। तो अपन को एरर निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना गाइस, अपने यहाँ पे क्या है? z इजिकल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। सिर्फ ए बी नहीं, समझ लो अगर इसकी पावर देखें तो z इजिकल टू कितना आ रहा है? ए बी की पावर 1/2। तो हम लोग जब एरर निकालेंगे तो एरर का जो फॉर्मूला वो चेंज होकर क्या बन जाएगा? अपन ने पढ़ा था z बाय जेड, डेल जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय, जितनी पावर थी उससे डिवाइड कर दे। ठीक है। मतलब 1/2 है तो हम लोग मतलब वही मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ से मेरे पास डेल जेड बाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड बाई टू इंटू डेल ए बाई ए क्या है, डेल ए बाई ए हो जाएगा मेरा 0.2 डिवाइडेड बाई वन प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से आ जाएगा डेल जेड इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी आई है 1.4 डिवाइडेड बाई टू, 0. यहाँ से जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो यहाँ से अपना आंसर कितना आएगा, डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी 0.212। ठीक है, कितना बड़ा सब कुछ समझ गए। अब हम लोग डेल जेड की वैल्यू आ गई, अब अपन को एक और चीज याद आती है, अपन को क्या करना था, अपन को राउंड ऑफ करना था सिग्निफिकेंट फिगर्स के उसमें रिस्पेक्ट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी, एक, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी, एक, तो एक जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, एक। अपने बहुत बार डिस्कस कर लिया अभी। तो अब यहाँ से अपने सिग्निफिकेंट फिगर एक ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, अगर छोटा है तो हम लोग क्या करते थे, सेम रहने देते थे। तो अगर हम लोग सेम रहने देंगे तो आंसर क्या है, 0. तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1.4 प्लस माइनस 0.2। पड़ गया सबको समझ, एकदम इजी था गाइस। अब उनको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, अपन को ये दिया 5.00 mm, 5.00 सेंटीमीटर, 5.00 किलोमीटर। ठीक है, अपन को पता है कि जब हम लोग इसका वो निकालेंगे, एरर निकालेंगे, तो पहले वाले में एरर कितना आएगा, 0.1 mm एब्सोल्यूट एरर, दूसरे वाले में क्या है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर थर्ड में, और अगले में क्या है 0.1 किलोमीटर। तो देखो मेरा सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट एरर जो है वो सबसे ज्यादा किसमें, इस वाले में आ रहा है मैक्सिमम, और इसमें क्या मिनिमम। देखो ना 0.1 मिली एम है, मिलीमीटर, मतलब मेरा एरर पहले वाले में कितना आ रहा है 0.1 मिलीमीटर, और फोर्थ वाले में मेरा एरर कितना आ रहा है 0.1 किलोमीटर। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा सबसे प्रिसाइज होगा वो क्या होगा, ये पार्ट होगा, क्योंकि उसमें जो एरर है वो सबसे कम है। ऐसे में समझ सकता हूँ, ये समझ पड़ा सबको। ठीक है, ये एक तरीका है इसको देखने का, एकदम इजी था, बस हमने क्या किया, हमने एरर निकाल लिया, जिसमें सबसे कम एरर है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो। यही प्रिसीजन का वही होती है, डेफिनेशन होती है। उससे मेरा आंसर क्या आ गया, 5 m। अब मैं बात करूंगा 2.10 की। अपन को दिया गया है कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लोग पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट। तो अगर मैं ए ऑप्शन के साथ डिफरेंस निकाल के देखूँ तो मेरा कितना आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले के साथ अगर 5 का डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 0.195 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन में डिफरेंस कितना आ रहा है, सी ऑप्शन में डिफरेंस आ रहा है 0.25 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा है 0.4। अपन को पूछा गया विच ऑफ द मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट का मतलब क्या है कि अगर मैं उसका और उस जो भी मेरे को अपन निकलते हैं वो करिए निकालिए, अगर उसका डिफरेंस निकालूं जो ओरिजिनल था वो सबसे कम आना चाहिए, मतलब कि जो मेरी प्रिडिक्शन है और जो मेरा असली में है उसके बीच में जो डिफरेंस अगर वो सबसे कम होगा तो मतलब वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट चीज। तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है मेरे पास, ए ऑप्शन में आ रहा है तो मतलब ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी, तो यही मेरा आंसर। देख रहे हो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये पड़ गया सबको समझ क्या किया अपन ने। ठीक है, अब अपन जाते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को दिया गया है कि अपन को दिया गया है कि एक यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया गया है अपन को 1.9 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर। और अपन को पूछा गया कि व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सीजीएस में कन्वर्ट करना है, और अपन को इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अगर मेरे को करना है तो अपन को यहाँ पे पता है कि न्यूटन को अपन को डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अपन को दिया गया है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला में रख दूँ, इंटू 10 to 1 10 to the power 5, अपन यहाँ से न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया,
और अपन को क्या है मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपन को पता ही है। तो यहाँ पे अपन सिर्फ पुट कर देंगे वैल्यू, ये कितना देंगे 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पास आंसर क्या है, यहाँ से पास आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 9 पर सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, अपन अब बात करेंगे 2.12। 2.12 में अपन को क्या दिया, 2.12 में अपन को दिया गया इफ मोमेंटम एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द एनर्जी हैज अ डायमेंशन फॉर्मूला। तो मुझे है कि अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग लेंथ टाइम और मास को अपन क्या ले लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। बट इनने क्या क्या है कि इस बार ऐसा मत करो, ऐसा करोगे कि मोमेंटम एरिया और टाइम को तुम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लो और फिर एनर्जी का फॉर्मूला बना के दिखाओ इसी की इनके फॉर्म में। ठीक है, तो अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू होल स्क्वायर टी और -2। ठीक है, ये अपन को पता है एनर्जी का फॉर्मूला। अपन को अब क्या है, अपन को कहा गया है कि चलते हैं अपन को उसको निकालना है मोमेंटम एरिया और टाइम के उसमें। अपन को बोलते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मेरा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एल टी ऑफ -1। ठीक है, और अपन को क्या पता है एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया होगा मेरा एल स्क्वायर। और मेरे को दिया गया है कि टाइम, टाइम का तुमको पता है टी, इस फॉर्म में लिखते हैं। अपन को पूछा गया है कि अपन को एनर्जी को इन तीनों के फॉर्म में निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू के एक में कांस्टेंट मान रहा हूँ कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, इनटू पी ऑफ, मैंने मान लिया ए इनटू एरिया ऑफ बी, एरिया की पावर बी इनटू टाइम की पावर, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एनर्जी को इन तीनों के फॉर्म में लिख दिया मैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू इसकी पावर क्या है ए, मतलब मेरे पास एम एल टी ऑफ -1 की पावर है ए इंटू एल स्क्वायर की पावर कितनी है बी इंटू टाइम की पावर सी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम ऑफ ए इंटू एल ऑफ ए प्लस 2b इंटू टाइम ऑफ सी माइनस ए, टी ऑफ -1 में क्या पर टाइम ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी को अपन लिख सकते थे एम एल स्क्वायर ऑफ -2। ठीक है, अपने पास ये आ गया, ये अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया। अपन को पता है कि अगर हम लोग देखें तो ये दोनों चीज इक्वल है, अगर ये दोनों चीज इक्वल है तो हम लोग इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1। देखो ना यहाँ पे m और m कंपेयर करें तो यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यहाँ पे m की पावर कितनी है a। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना 2 एंड c माइनस a कितना आ गया -2। लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ से जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बस 1/2। देखो ना a की वैल्यू 1 पुट करी तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अपने को पता है a की वैल्यू है 1, और जब मैं a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मैंने एनर्जी को किसके फॉर्म में लिख दिया, एनर्जी को मैंने लिख दिया मोमेंटम एरिया और उसके फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे देखो a की यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो मेरा क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम पावर 1 इंटू एरिया की पावर क्या थी बी थी, बी की वैल्यू क्या ले आया अपन 1/2, और सी की पावर क्या है, सी क्या है सी है -1, और सी क्या था टाइम, टाइम की पावर -1। देखा अपन ने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने पहले एनर्जी को मास लेंथ टाइम फॉर्म में लिख दिया, फिर अपन ने मोमेंटम एरिया और टाइम को अपना वैसे
उस फॉर्म में लिख दिया अपन ने, मास लेंथ उसके फॉर्म में। और फिर हमने क्या मान लिया कि इसकी पावर हम लोग एनर्जी को इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, ये वाला। ठीक है, एनर्जी को हमने मोमेंटम एरिया टाइम के फॉर्म में लिख दिया। मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब मैंने इसको बेसिक उसमें लिख के दिखा दिया, मास और उसमें मास लेंथ और टाइम। और फिर मैंने क्या किया, मैंने मास वाली टर्म एक साथ ले ली, लेंथ वाली टर्म एक साथ ले ली। ये a प्लस टू भी कैसा है अपना, एल की पावर ए है और एल की पावर टू भी है, तो अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सपोनेंट में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखी मास वाली टर्म एक साथ ले, लेंथ वाली टर्म एक साथ ले और टाइम वाली एक साथ ले, सी माइनस ए यहाँ से आएगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, हमने कंपेयर कर, हमने कंपेयर किया तो हमको ए बी और सी की वैल्यू आ गई। ए बी और सी की वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला में पुट करा और हमको एनर्जी मोमेंटम एरिया टाइम के फॉर्म में मिली। अपना आंसर क्या है, अपना आंसर आ गया डी का। गाइस बस बेसिक को पकड़ के चलोगे ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे 2.13 में, ठीक है। और 2.13 में अपने को क्या देगा, ऑन द बेसिस ऑफ dimensions decide which of the following relation for the displacement of a particle into simple harmonic motion is not correct। ठीक है, अपन को पूछा गया है कि कल तक कौन सा जो अपन को वो दिया गया है, अपन को चार इक्वेशन दी गई है, कौन सी इक्वेशन जो है वो गलत है, ठीक है। अपन को ये पूछा गया कि मतलब ये कौन सा डिपिक्ट नहीं कर रही सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अपन को इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी ना, वो क्या होता है कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो भी हम लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, हमने क्या दिया, y इज इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई टी बाई टी। तो ये जो टू पाई बाई टी है ना, साइन ऑफ टू पाई टी बाई टी, तो मेरा डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये टू पाई बाई टी है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पहले में देखें तो यहाँ पे क्या है, टू पाई, अब इसकी डायमेंशन क्या है, टी, और इसका तो अपन को पता ही डायमेंशन क्या होगी, टी, तो यहाँ से टी बाई टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर वाले की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जी। तो इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस। यही अगर हम लोग बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, बी इंटू टी। अब v इंटू टी है तो हम लोग को पता है v की वैल्यू क्या होगी, v होता है अपना l इंटू टी ऑफ माइनस फोर, और ये क्या है, t की होगी t। तो हम लोग जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा अपना l। तो अपन क्या देख सकते हैं कि जो साइन के अंदर जो वैल्यू है वो डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब अगर वो डायमेंशन लेस नहीं है मतलब ये जो मेरी कंडीशन है ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइन के अंदर जो आर्गुमेंट है वो डायमेंशन लेस ना हो। तो मतलब ये जो हमको दिया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है ये गलत है। तो मेरा बी पार्ट का आंसर होगा। और एक और चीज देखो, ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस, मतलब मेरा इससे एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, मोर देन वन। तो अपन को पता है कि एक और अपन को दिया गया है साइन टी बाई ए, सी पार्ट, साइन टी बाई ए है तो टी का क्या होगा, टी, और ए क्या है, ये अपना है एल। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी इसकी डायमेंशन लेस नहीं है, अगर ये डायमेंशन लेस नहीं है मतलब ये भी अपनी इक्वेशन क्या है, गलत, ठीक है। इतना बड़ा सा भी समझ। अब डी पार्ट में अपन को दिया गया है साइन ऑफ टू पाई बाई टी माइनस कॉस ऑफ टू पाई बाई टी, ठीक है। तो हम लोग तो दोनों में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, साइन में देखें तो टू पाई बाई टी, तो यहाँ पे देखें तो टू और पाई का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं वैसे, तो यहाँ पे टी की अगर देखें तो डायमेंशन टी, और यहाँ पे हमने डिवाइड भी किया टी से, तो हमको पता है कि इसकी तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन। तो मतलब साइन, इस जो साइन वाला है उसमें तो है डायमेंशन, अगर ये देखिए कॉस, कॉस में भी सेम आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब क्या है कि इसकी भी डायमेंशन क्या, डायमेंशन। तो फिर मतलब क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी और सी, क्योंकि इसमें क्या है, जो साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो डायमेंशन लेस नहीं है। इतना पड़ गया, सबको समझ गया। अब अपन को अगला क्वेश्चन दिया गया 2.1,
2.4 में दिया है कि if PQ and R are physical quantities having different dimension, which of the following combination can never be a meaningful quantities? एक जो हमें मेन जो वो है ना, यहाँ पे जो चीज नोटिस करने वाली क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि पी क्यू और आर है, उसकी जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। और अपन को एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई भी दो डिफरेंट डायमेंशन वाली चीजें हैं, तो अगर कोई दो डिफरेंट डायमेंशन वाली चीज है तो ना हम उसको ऐड कर सकते हैं ना हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसका डायमेंशन अलग है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट उसको नहीं किया जाता। इतना समझ पड़ा। तो अब मैं अगर पहली कंडीशन पहला क्वेश्चन देखूं, तो पहला क्वेश्चन में देखो दिया गया पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। मेरे को पता है पी और क्यू की डायमेंशन अलग है, अगर पी और क्यू की डायमेंशन अलग है तो मैं उसको मल्टीप्लाई वो तो कर नहीं सकता ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, मतलब मेरा आंसर क्या है, ये मेरा आंसर गलत है, तो मतलब ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए अपना ए पार्ट है सही आंसर। अब तुमको बताएं मल्टीपल चॉइसेस से पहले सारे चेक करते हैं, फिर अगला देखो। अगला क्या है, पी क्यू माइनस आर। अब लोग कहेंगे कि सर हमने तो यहाँ पे पी क्यू और आर माइनस का रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो ये भी आंसर होगा, मतलब इसकी भी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं बनेगी। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है कि अपन ने पी और क्यू को मल्टीप्लाई करा। चलो मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है। समझ लो मेरे पास पी है एल, पी की जो डायमेंशन है वो है एल और क्यू की डायमेंशन है अपने टी, और अपन को पता है कि जो मेरी आर है उसकी डायमेंशन है एल एस। तो मेरे को पता है कि जब मैं पी क्यू करूंगा, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, अपन मल्टीप्लाई करने के बाद डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी, और आर की अपन को डायमेंशन पता है एल इंटू टी। तो मतलब अगर मैं पी क्यू माइनस आर करूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ना इसकी और इसकी डायमेंशन अब तो सेम हो गई मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यही अपन को यहाँ पे दिया है पी क्यू माइनस आर। पी क्यू माइनस आर अगर समझ लो ये कंडीशन है तो सबकी डायमेंशन अलग अलग है, बट जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो पी क्यू और आर की डायमेंशन सेम हो गई, तो इसमें सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, इसलिए जो मेरा बी पार्ट है वो सही है, वो हो सकता है, चांसेस है उसको सही होने के। वैसे सेम तरीके से पी क्यू बाई आर भी कर सकता हूँ क्योंकि सेम हो जाएगा ये भी। अब ये देखो डी पार्ट, डी पार्ट में मेरे को दिया गया है पी आर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अपन को दिया, अपन को पता है कि पी हम लोग अगर पी आर देखें, अगर मैं समझ लो पी और आर को मल्टीप्लाई करूँ और अगर उसकी जो डायमेंशन है वो क्यू के सेम आ गई तो मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, चांसेस है सही होने की। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो कंडीशन है उसके सही होने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि वो हर बार होगी, बट इसके चांसेस हैं कि ये डायमेंशन मतलब एक मीनिंगफुल क्वांटिटी हो, इसलिए ये सही है चूज में। मतलब मेरा बी सी और डी जो है वो सही है। अब ई देखो, ई में मैं क्या कर रहा हूँ, ई में मैंने करा है कि आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी। मैं अगर आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी करूंगा तो आर प्लस क्यू तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आर और जो क्यू है उसकी जो डायमेंशन है वो अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग दी गई है अपन, अगर अलग अलग दी है तो हम लोग मल्टीप्ल सम और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना पड़ गया सबको समझ। तो इसलिए जो मेरा आंसर है वो क्या होगा, आंसर होगा मेरा ए और, इतना सबको समझ पड़ा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन, अपन को पूछा गया है कि photon is a quantum of radiation with energy E is equal to hv, where v is the frequency and h is the Planck's constant. Find the dimension of h. नहीं, the dimension of r of h are same as that of, और अपन को चार ऑप्शन दिए, अपन को पूछेगी जो h है उसकी डायमेंशन किस किस से मैच करती है। तो अपन को एक चीज क्या पता है, अपन को पता है कि h इज इक्वल टू ई बाई वी होता है, और e क्या है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से मैं यहाँ पे इसका वो निकाल सकता हूँ एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस टू। एनर्जी मेरी आ जाएगी, हमें पास वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होता है वन बाय टाइम पीरियड, वन बाय टाइम पीरियड, तो यहाँ पे टी ऑफ माइनस वन। इतना बड़ा सबको समझ, तो यहाँ से पास क्या आ जाएगा, एच की वो आ जाएगी मेरी डायमेंशन
एम एल स्क्वायर टी ऑफ -1। ठीक है, अब अपन को इसको कंपेयर करना है, ये चार ऑप्शन। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। अपन को पता है कि करते हैं लीनियर इम्पल्स। लीनियर इम्पल्स अपना क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू फोर्स, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब लगता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। तो लीनियर इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या होता है, एम एल टी ऑफ -2 इंटू टाइम पीरियड। तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, एम एल टी ऑफ -1। तो ये डायमेंशन इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अपन को पूछा गया है एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। हम लोग इसको आई या फिर जी से डिपिक्ट करते हैं। आई कितना है अपना, एम एल स्क्वायर, मास इंटू आर का स्क्वायर होता था, और आर क्या होगा, एल होगा मेरा। तो एम एल स्क्वायर, और ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा है मेरा टी ऑफ -1, 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो तो यहाँ से बस क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी ऑफ -1। क्या देख रहे हो, एच और इसका डायमेंशन क्या है, सेम। तो अपना एंगुलर इम्पल्स आंसर है। अब अपन को बोला है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब एम एल टी ऑफ -1। अपन को पता है ये और ये सेम, सेम नहीं है सर, एम एल स्क्वायर टी ऑफ -1 सेम नहीं है, तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। वैसे ही मैं अगर देखूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। अगर एम वी आर हम लोग देखें तो एम क्या है, मास इंटू वी। वी क्या होता है, वी होता है एल इंटू टी ऑफ -1। और आर क्या है, आर है मेरा लेंथ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी ऑफ -1। ये वाला जो अपन को होता है एच का डायमेंशन था वो यही था, एम एल स्क्वायर टी ऑफ -1। तो इसका आंसर क्या होगा, बी और डी। तो अपन ने क्या करना है, अपन को एच का डायमेंशन निकालना है और फिर एक एक करके सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालते जाएंगे और कंपेयर करते हैं। ठीक है, इतना पड़ गया सबको समझ। तो अपना 15 क्वेश्चन भी होगा। अब अपन बात करेंगे 16। जो 16 क्वेश्चन है गाइस वो सेम टू सेम एक आगे जाके भी है, तो हम लोग वो उसी के साथ देखें। हम लोग अब बात करेंगे 17। ये डिट्टो क्वेश्चन आगे भी है। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन अगर क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एक्सप्रेस प्रेशर। अपन को पता है प्रेशर का फॉर्मूला, अपन का फॉर्मूला तो अपन को याद ही है, सबको याद रहता है। वो होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया। तो अपने होता है पहला पार्ट तो अपना सही होने वाला है, बट पहले पार्ट से अपन बाकी तीन पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। कैसे, कि हम लोग पहले वाले से डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एम इंटू एल टी ऑफ -2। और एरिया कितना, लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, यहाँ से बस आ जाएगा एम एल ऑफ -1 टी ऑफ -2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर प्रेशर का प्रेशर is equal to m L of -1 T of -2। ठीक है, अब इनको पता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी होता है अपना एम एल स्क्वायर टी ऑफ -2, और अपन को पता है जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल क्यू। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से पास एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एम एल ऑफ -1 टी ऑफ -2। तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, एम एल ऑफ -1 टी ऑफ -2, और इसका देखिए एम एल ऑफ -1 टी ऑफ -2, मतलब अपना क्या है, ए और बी पार्ट आंसर में है।
यही अगर मैं एनर्जी बाय एरिया निकालूंगा, तो एनर्जी बाय एरिया सी पार्ट में तो कहा गया, एनर्जी बाय एरिया क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ से पता जाएगा एम इंटू टी ऑफ माइनस टू। ठीक है, अपन को पता है ये और ये सेम नहीं है, यहाँ पे क्या एम एल ऑफ माइनस वन टी ऑफ माइनस टू, यहाँ पे एम इंटू टी ऑफ माइनस टू, ये अपना आंसर नहीं है सी पर। अगला अपन को क्या दिया गया है, अपना अगला दिया गया है फोर्स बाय वॉल्यूम। फोर्स अपन को पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है अपना एम इंटू एल टी ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है अपना एल क्यूब। ठीक है, अब एल क्यूब है तो हम लोग जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अपने यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, एम एल ऑफ माइनस टू टी ऑफ माइनस टू। और अपन को पता है अपन को चाहिए क्या था, एम एल ऑफ माइनस वन टी ऑफ माइनस टू, तो सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब क्या है, ये आंसर नहीं है। तो अपना 17th पार्ट का आंसर क्या है, 17th पार्ट का आंसर आ गया ए और बी, ये भी अपना हो। ठीक है, अब अगला अपन देखते हैं 2.18। अपन को दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। अपन को पता है कि करते हैं जो अपना सेकंड होता है वो तो यूनिट ऑफ टाइम ही है, तो अपना सेकंड तो आंसर है ही, नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, अच्छा यूनिट ऑफ टाइम होता है नॉट अ यूनिट। तो अपन को पता है सेकंड तो यूनिट ऑफ टाइम होता है, तो ये आंसर नहीं होता। अब हम लोग देखिए ईयर, अगर ईयर देखें तो ईयर जो होता है वो भी अपना यूनिट ऑफ टाइम ही है, तो अपना ये भी सही है। बट यही अगर अपन देखें लाइट ईयर और पार्सेक, तो लाइट ईयर और जो पार्सेक होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है कि जो लाइट है उसको अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग करते हैं लाइट ईयर। और वो तो जो लाइट ईयर और वो है ना, वो हमारा लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि वो मेजर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वो मेनली हम लोग लाइट, जैसे हम लोग लाइट को कितना टाइम लग रहा है एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी, उसको हम लोग बात कर रहे हैं लाइट। ठीक है, हम लोग ये नहीं बात कर रहे कि कितना टाइम है। ठीक है, तो ये चीज नोटिस करने वाली है। ये जो मेरा बी है और डी है वो मेरा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि वो अपन को क्या बताते हैं, वो अपन को बताते हैं डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ गया। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 2.19। अपन को पूछा गया व्हाई डू वी हैव डिफरेंट यूनिट फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो कि क्या होता है कि समझ लो मेरे पास कोई एक चीज है, समझ लो मेरा मास है। अब मेरे पास मास 10 to the power - 20 kg भी हो सकता है, और मेरे पास मास कितना हो सकता है, मेरे पास मास बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मेरा समझ लो मास बहुत कम है, तो उसको मैं केजी के फॉर्म में लिखने से अच्छा मैं उसको कोई और फॉर्म में लिख दूंगा। मैं उसको ग्राम के फॉर्म में लिख सकता हूँ अगर मेरे को कम मास को बताना है, या फिर मैं उसको मिलीग्राम ऐसे बात कर सकता हूँ। और यही अगर मेरा बहुत ज्यादा है तो उसको मैं कोई और क्वांटिटी या फिर कोई और उससे बता सकता हूँ। वैसे ही समझ लो अगर मेरे पास कोई लेंथ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बड़ी हो। अगर वो बहुत बड़ी होगी तो मैं उसको किलोमीटर उसमें बता दूंगा, अगर वो समझ लो बहुत छोटी है तो मैं उसको सेंटीमीटर में बता दूंगा। तो ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, बट उसकी जो कहते हैं वो है वैल्यू है, वो या तो बहुत बड़ी हो सकती है बहुत छोटी हो सकती है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसकी रेंज बहुत बड़ी या छोटी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग वो रेंज को वो करने के लिए हमने अलग अलग वो निकाले डिफरेंट यूनिट्स। अगर कम है तो हम लोग कोई और डिफरेंट यूनिट यूज करेंगे, अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग कोई और यूनिट यूज करेंगे। इसलिए हमारे पास डिफरेंट यूजर यूनिट होते हैं फॉर द सेम फिजिकल यूनिट। समझ पड़ गया होगा सबको, एकदम इजी था ये भी। तो आज अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक है, टोटल इस चैप्टर में है 44 क्वेश्चन, अपन ने 20 कर लिया। हम लोग अगले लेक्चर में ट्राई करें कि हम लोग कंप्लीट कर लें। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।